तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए लेके आया हूँ वही क्लास जो हमने पहले वाली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, यानी हमारा चैप्टर चल रहा है बाल मनोविज्ञान, यानी बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी। तो इसके अंदर देखिए हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था, उसके अंदर हमने बहुत कुछ जाना समझा था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो आपने अच्छे से अगर लगाई है तो आपको अच्छे से समझ में आई, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। अगर आपने ध्यान से नहीं लगाई क्लास, अपना फ़ोन है सामने चला कर छोड़ दिया और आपका ध्यान इधर उधर है या आप किसी के साथ बातें कर रहे हो, आपकी क्लास अच्छे से नहीं लग रही है, तो वो आपकी गलती है। ठीक, अगर आपने अच्छे से देखे ना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप एक एक टॉपिक को बता सकते हो पढ़ने के बाद। तो आज आप करांगा पार्ट 2 के बारे में। कल आप पार्ट फर्स्ट पढ़ो, तो आज पार्ट 2 है, इन बारे में आप अच्छी तरह जाना समझा है, टॉपिक ने क्लियर करांगा। ठीक है, तो फटाफट जुड़ियो क्लास में। क्लास ने फटाफट लाइक कर दियो, शेयर कर दियो। जो भी बच्चा एनटीटी करने लग रहे हैं या आईसीसी को फॉर्म अप्लाई कर रखे और पेपर की तैयारी करने लग रहे, तो वे इस क्लास ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, और जिन यानी कोई भी बच्चा वो क्लास लगाए बिना रह ना सके। ठीक है, तो जुड़ जाओ फटाफट। शुरू करा के शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा देखिए पहला जो टॉपिक है ये क्या है, हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए पहला जो टॉपिक है वो है बाल अपराध से आप क्या समझते हैं। तो टाबरो अब बात थाने पतो भी होगो, बहुत जगह सुनने भी मिले आज की टाइम में। तो ये बातों तो सारा यानी इस बात से तो आप सारे जानकार हो। ठीक है ना, यानी इस बात से तो आप परिचित हो, इसमें तो कोई मतलब किंतु परंतु है नहीं। तो देखिए यानी बाल अपराध से आप क्या समझते हैं, तो बताओ सारा जना अपराध से क्या समझते हैं, यानी तो सारा बताओ बाल अपराध वहाँ क्या समझा। सारा फटाफट कमेंट कर दो कि बाल अपराध से यानी क्या होता है, किस प्रकार इसको हम करते हैं। थोड़ा बहुत जैसा आपने जाना समझा है आप बता दीजिए फटाफट से, फिर आगे करते हैं। हाँ बताओ जल्दी बताओ सारा। दूसरा प्रश्न है बाल अपराध के क्या कारण हो सकते हैं, या बाल अपराध के क्या कारण हैं। दूसरा प्रश्न है, पहलो है बाल अपराध से क्या समझते हैं, और दूसरा है कि बाल अपराध के कारण के। पहलो तो यानी अपन के यानी है कि चीज़ के बारे में आप पतो करांगे, और दूसरा प्रश्न अपन है कि बाल अपराध है बेंगो कारण के, यानी बेंगो कारण पूछे कि कारण की है। ठीक है, तीसरा है कि बाल अपराध की रोकथाम आप किस प्रकार करेंगे। अब देखो सरकार थाने खुद जिम्मो दे दियो कि अगर बाल अपराध ने ये रोकथाम करनी है तो थे क्या करो, मतलब थारो विचार पूछिए तो थे खुद को विचार यानी यहाँ सके साझा कर सको, यानी थे कोई भी थारे जो को मतलब थारे दिमाग में जो प्रश्न उठेगी यानी ए प्रकार हो पाएंगे, रोकथाम कर सकेंगे, रोक लगा सका तो बातें बता सकेंगे, अंदर कोई भी दिक्कत कौन नहीं। ठीक है, तो बताओ फटाफट प्रश्न उत्तर क्यों होगा। हाँ गुरु जी माने तो कौन आवे, तो चलो थे ही बता दो। तो चलो मैं तो बताऊंगा। देखो अब देखो कि मनोवैज्ञानिक के अनुसार कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता। हाँ तो अपन सारा नहीं बेरो है, यानी इसमें मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यानी जो मनोवैज्ञानिक है वो ये बात कहते हैं कि सारा जगह जन्म ले हुए जन्म तो कोई अपराधी हुआ कोई नहीं, जन्म लेने के बाद में अपराधी बने। तो देखो यानी मनोविज्ञान के अनुसार कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता है, वरन जन्म के पश्चात यानी बाद में, यानी जन्म के बाद में ही अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है। ठीक है, यानी अंदर क्या कही हुई है कि मनोवैज्ञानिक के अनुसार कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता है या अपराध करना नहीं सीखता है, वो यानी जन्म के पश्चात यानी बाद में ही अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है, यानी अपराध करने शुरू कर देता है। जो व्यक्ति प्रौढ़ अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं, यानी जो व्यक्ति यानी उन व्यक्तियों की बात हो रही है जो प्रौढ़ अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं वह सामाजिक नियमों या कानूनों के विरुद्ध कार्य करते हैं। यानी इनका मतलब जो भी कानून कार्रवाई है या जो भी सामाजिक नियम बनेड़ा है या कायदा कानून बनेड़ा बांगा विरुद्ध जाके अगर कोई काम करना है तो बेन अपराध मानीजिए। ठीक है, तो वो भी अपराध मानीजिए। और यदि इस कार्य को परिपक्व बालक के द्वारा किया जाता है, अब देखो आ बात के द्वारा कही जना रही है, अब क्या जो यानी अगर यो ही कार्य परिपक्व बालक के द्वारा किया जाता है तो उसे बाल अपराध की संज्ञा दी जाती है। कहने का मतलब यानी जो यानी ये अपराध न करने खातिर अगर बालक यानी इस कार्य को करने के लिए अगर बालक क्या है परिपक्व बालक है उसके द्वारा अगर ये कार्य किया जाता है तो वह बाल अपराध माना जाता है। ठीक है ना, तो देखिए आगे अब
बरट है, बरट ने क्या कहा है, देखिए इसकी बात को सुनते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखिए बरट ने क्या कहा था कि उस बालक को अपराधी कहते हैं, यानी ओ क्या कहना रहे कि बे बालक ना आप अपराधी कह इसका जिसकी समाज विरोधी प्रवृत्ति इतनी गंभीर हो जाती है कि उसके प्रति सरकारी कार्रवाई आवश्यक हो जाती है। यानी कहने का मतलब कि है, यानी आप बालक यानी उस बालक को अपराधी कह सकते हैं, यानी आप बे बालक न अपराधी कह इसका, यानी जब वो सामाजिक यानी जो समाज है वो विरोधी है, समाज के विरोधी प्रवृत्ति इतनी गंभीर हो जाती है कि उसके प्रति सरकारी कार्रवाई करनी पड़ती हो। यानी कहना मतलब यानी समाज के यानी कहना सीधी सी बात है, समाज का जो नियम है, कायदा कानून मनेड़ है, अगर वो विरोध जाके कोई काम करना लग रही है तो वो ऑटोमेटिक आ जाओ बाल अपराध में आ जाओ। ठीक है, तो अब आगे देखो न्यूमेर के अनुसार है। अभी न्यूमेर है ये क्या कहता है कि बाल अपराध का अर्थ, यानी न्यूमेर है ये क्या कहता है कि बाल अपराध का अर्थ समाज विरोधी व्यवहार का कोई प्रकार है। यानी कहने को मतलब क्या है कि अगर बाल अपराध है वो अर्थ आप कह सकते हैं समाज को विरोधी व्यवहार, यानी समाज के प्रति विरोध व्यवहार एक अलग प्रकार का व्यवहार है, यानी ये कोई प्रकार है, इसका ही कोई प्रकार है जो कि व्यक्तिगत सामाजिक विघटन उत्पन्न करता है। कहना मतलब एक प्रकारों कीटाणु पैदा कर रहा है। ठीक है, यानी आप बाल अपराध करना आ रहे हैं, यानी आपने पता वो एक अपराधी है, जनता की नज़र में जो अपराधी है वो अपराधी ही माना जाता है। उसके बाद में देखिए बाल अपराध के कारण। अब देखो बाल अपराध का कई कारण भी है, तो क्या यानी इसके जो 5 भागों में बांटा गया, इसका कारण है भी 5 भागों में बांटा गया। कौन सा ये अपन देखना जरूरी है। अब पेपर के अंदर देखो यानी बरट है, इसने क्या कहा था, न्यूमेर के अनुसार बाल अपराध को किस प्रकार समझा जाता है या इसकी नज़र में कैसा माना जाता है, इस प्रकार के प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं, ये आम बात है। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि बाल अपराध के क्या कारण हो सकते हैं, कितने कारण हो सकते हैं, तो उनमें से आपको नाम तो याद होना बहुत ज़रूरी है। अब थे अगर नाम याद ना करोगा तो आगे परिभाषा तो दूर की बात है, नाम याद कर लो बहुत सारो काम नहीं, मान लो 70% या 80% काम चल जाए। अगर थारे नाम याद होगा तो नाम थे जोड़ तोड़ी परिभाषा कर सके, में कोई दिक्कत ही को नहीं आता है। ठीक है, तो सारों पहले देखो एक अंदर कही वंशानुक्रम कारण, यानी वंशानुक्रम कारण है, ये तो आपका हो गया। दूसरा है शारीरिक कारण, तीसरा सामाजिक कारण, चौथा आपका है आर्थिक कारण, 5वां है मनोवैज्ञानिक कारण। ठीक है, ये 5 कारण हैं इसके। ठीक है, ये आप याद कर लेना अच्छे से, इसको कॉपी में नोट कर लो। अगर आपके पास नोटबुक है तो उसमें नोट कर लो, अगर आपके पास बुक है तो आप इनको अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए आगे कर लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि इसमें हमने 3 बात को समझा, आगे भी इसको और करेंगे। ठीक है, इनके बारे में चर्चा करें, इनको विस्तार से बताऊं आपको। ठीक है, किस प्रकार का हिस्सा होगा। बाल अपराध से आप क्या समझते हो, ये आपका स्पष्ट हो गया। बाल अपराध के क्या कारण हो सकते हैं हमने बता दिया, ये 500। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इनको फटाफट से लिख लीजिए, फिर आगे और हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे साथियों आगे देख लीजिए। अब मैंने आपको बताया था कि इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, यानी डिटेल से इनको पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है वंशानुक्रम कारण, यानी जो को वंशानुक्रम कारण है बेंग अंदर आप चर्चा कहेंगे करांगा आ चीज़ आप सारी चीज़ आप पढ़ा विस्तारों, क्योंकि विस्तार पूर्वक अपन अध्ययन करा। माना कि मैं थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि मैंने जो करवाया उससे बाहर आपका 1% नहीं जाने वाला, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको डिटेल्स करा रहा हूँ। अगर आप अच्छे से क्लास लगाओगे तो अच्छे से आपको समझ आएगा, कोई पर्सन बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर होता है वो छोटे से यानी टॉपिक के अंदर से डीपली से पर्सन बना सकता है। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ वंशानुक्रम कारण क्या है कि सीजर लोम्बर्सो इत्यादि का मत है, यानी इनका क्या मत है कि अपराध का कारण वंशानुक्रम है। यानी इनका ऐसा मानना है कि जो वंशानुक्रम है इसका कारण यही है, यानी अपराध का यही कारण माना जाता है। क्योंकि जो बच्चे अपराधी होते हैं उनके कुछ विशेष प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक लक्षण होते हैं, यानी बांग अंदर कोई सो शारीरिक या उनके अंदर कोई मानसिक ऐसे लक्षण हुए जिनका यानी उसके कारण वो अपराध है वो करते हैं। उसके बाद में देखिए शारीरिक लक्षण। अब इन अंदर शारीरिक लक्षण की बात कीजिए, देखो एक अंदर आके बात आ गई, यानी उनके अंदर जो कि बच्चे के यानी शारीरिक एवं मानसिक लक्षण होते हैं। अब देखिए इसमें शारीरिक और मानसिक दिया है, यानी ये देखिए इसमें शारीरिक लक्षण आ गया। अब देखिए शारीरिक लक्षणों में शारीरिक दोष तथा हीन स्वास्थ्य अपराधी प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं। हीन स्वास्थ्य का मतलब यानी उसका स्वास्थ्य ठीक ना हो, यही बात होती है।
यानी शारीरिक लक्षण प्यारे विद्यार्थियों इसमें है कि शारीरिक लक्षण। अब शारीरिक लक्षण देखिए, शारीरिक कारणों में शारीरिक दोष तथा हीन स्वास्थ्य अपराधी प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं। ऐसे बच्चों के साथ समाज के अन्य व्यक्तियों का व्यवहार जो होता है वो ठीक नहीं होता। इसमें ये बताया गया है कि यानी जो शारीरिक लक्षण है यानी शारीरिक कारणों में शारीरिक दोष तथा हीन स्वास्थ्य अपराधी प्रवृत्ति को जो प्रभावित करते हैं या इसमें शामिल होते हैं, ऐसे बच्चों के साथ समाज के अन्य व्यक्तियों का व्यवहार है वो ठीक नहीं होता या अच्छा नहीं माना जाता है, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है ना। अब देखिए 3 नंबर आपका है कि सामाजिक कारण। अब सामाजिक कारण क्या है, यानी बाल अपराध के सामाजिक कारणों को 2 भागों में बांटा गया है। यानी अब जो सामाजिक कारण है यानी समाज के लोग हैं उसके अंदर यानी जो बाल अपराध है इसको 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से देखिए पढ़ते हैं। सबसे पहला तो कारण है पारिवारिक कारण है। ठीक है, पहला कारण कौन सा है, पारिवारिक कारण। ठीक है, इसमें देखिए 1 नंबर आपका क्या है कि टूटा परिवार, यानी बालकों को अपराधी मानने में यानी जो बालक हैं उसको अपराधी बनाने में टूटे परिवार का भी मुख्य हाथ होता है। इसमें क्या बताया गया है कि यानी जो बालक होता है उसको अपराधी बनाने में किसका हाथ माना जाता है, यानी टूटे परिवार का हाथ है वो माना जाता है। यानी टूटे परिवार का हाथ है वो माना जाता है। ठीक है, यानी जिस परिवार में पति पत्नी के बीच आपस में यानी अलगाव होता है, ऐसे परिवारों का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसे एक साथ लेकर चलना कठिन होता है। ऐसे परिवारों के बच्चे अपराध करने लगते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें 2 नंबर आपका क्या दिया गया है कि अशिक्षित माता पिता, यानी जिनके माता पिता अशिक्षित होते हैं वे अपने बालकों को ठीक तरह से निर्देश नहीं कर पाते हैं, उनको मार्गदर्शन नहीं कर पाते, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे गलत व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए सी आपका है कि माता पिता द्वारा तिरस्कार। बालकों पर माता पिता के व्यवहार का अधिक प्रभाव पड़ता है। जब बालक के माता पिता द्वारा तिरस्कार प्राप्त होता है तो उसे मन में विरोध की भावना जागृत हो जाती है, जिससे वह अपराध की राह पर चल पड़ता है। ठीक है प्यारे साथियों, समझा होगा। ठीक है, तो आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, आगे और मैं करवा देता हूँ। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों आगे देख लीजिए। आगे हमारा है कि परिवार के कुछ बाहरी कारण, यानी परिवार के कुछ बाहरी कारण, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक दिया है कि उचित मनोरंजन संबंधी साधनों की कमी। यानी इसके अंदर ये बताया गया है कि उचित मनोरंजन संबंधी यानी जो मनोरंजन करने के जो साधन हैं उसकी कमी होना। ठीक है, किस प्रकार से कमी होना, देखिए कि जहाँ उचित मनोरंजन संबंधी साधनों की कमी का अभाव होता है वहाँ कुछ बालक बुरी आदतों जैसे जुआ, ताश, मारने पीटने की आदत, यौन अपराध की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है, जिससे वह अपराधी बन जाते हैं। यानी सबसे पहला कारण हमारा क्या रहा है, यानी उचित मनोरंजन संबंधी साधनों की कमी होना। यानी उसको उचित यानी कहने का मतलब सही जो मनोरंजन की जो चीज़ें हैं वो नहीं मिल पानी, उसको उसकी यानी कोई भी है वो बुरी लत लग जाती है। कोई खेल की बुरी लत है वो लग जाती है, जैसे जुआ खेलना शुरू कर देता है, यानी जुआ खेलना या ताश खेलना, मारने पीटने की लत। आजकल ये तो ट्रेंडिंग में ही चल रहा है ना, यानी मारने पीटने की आदत, उसके बाद में यौन अपराध की प्रवृत्ति, ये भी अक्सर देखा जा रहा है। यानी ये पैदा हो जाती है जिससे वह अपराधी बन जाते हैं। कुछ इस प्रकार हमारे सामने देखने को मिलता है। ठीक है ना। उसके बाद में है दूसरा है कि संगी साथी। अब संगी आप बोल सकते हो साथ या साथी बोल सकते हो आप। ठीक है, संगी साथी जो व्यक्ति साथ रहते हैं। ठीक है, यानी दोस्त आप एक प्रकार बोल सका। यानी बुरे साथी अर्थात बुरे संगी मिलने से बालक का अपराध की ओर प्रोत्साहित होते हैं। कहने का मतलब क्या है, यानी हम सबको पता है कि जब बालक होता है अगर वो संगति के अंदर यानी जिसी संगति करेगा विसो ही रहेगा, यानी जिसो देश और विसो भेष। यानी कहने को मतलब अब तो अपन सारण भी रहे आप जिसी संगति के अंदर रहेगा विसो ही अपनो आचरण व्यवहार है वो हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इसके अंदर यानी जो व्यक्ति अच्छी संगति के अंदर रहेगा वो अच्छा व्यक्ति बन जाएगा, और जो बुरी संगति में रहेगा वो अपराध करने शुरू कर देगा। यानी व्यक्ति है जैसी संगति में रहेगा उसकी वैसी ही संगति हो जाएगी। अगर अच्छी संगति में रहेगा तो अच्छा व्यक्ति बन जाएगा, और बुरी संगति में रहेगा तो वो बुरा व्यक्ति बन जाएगा। ठीक है ना। यानी वो एक दोहा है ना कि संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए। यानी कहने का मतलब यानी संगत कीजिए साधु की, यानी कहते हैं कि जो संगति अगर आपको करनी है तो सज्जन व्यक्ति की कीजिए, एक महान व्यक्ति, एक अच्छे इंसान की कीजिए, जिससे यानी संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए। यानी कभी भी आप क्या होगे यानी हारोगे नहीं,
उदास होकर नहीं बैठोगे, यानी कभी आपकी वो संगति है वो बेकार नहीं जाएगी। निष्फल होना यानी बेकार नहीं जाएगी। अगर आप सच्चे या सज्जन व्यक्ति की अगर आप संगति करोगे तो आपकी संगति वो कभी बेकार नहीं जाएगी। जैसे लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन हो, यानी जिस प्रकार से एक लोहे के ऊपर सुनार होता है वो पालिश मार मार के उसको एक खरा सोना बना देता है, उसी प्रकार से अगर आपने अच्छी संगति की होगी तो वो इंसान आपको एक अच्छा इंसान बना देगा। अगर आपने बुरी संगति की तो आपको उसी प्रकार से घिस घिस के एक पूरा इंसान बना देगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। ये छोटा सा दोहा मेरे याद आ गया था, मैंने आपको सुना दिया, यानी एक ऐसी बात आ गई। तो देखिए आगे देखिए, बुरे साथी अर्थात बुरे संगी मिलने से बालक अपराध की ओर प्रोत्साहित होते हैं। इसमें सामूहिक रूप से एकत्र होकर अनैतिक कार्य करने लगते हैं जो समाज के विरुद्ध होता है। कहने का मतलब अगर हम हमारी भाषा में बात करें, यानी सारा टिंगर टोली मिल के एक आप ये मतलब एक टोली बना के अगर कोई भी कार्य गलत कार्य करना चाहिए, वो मार पीट को भी कार्य क्यों ना हो, यानी समाज के विरुद्ध जाके अगर वो कार्य करना लग रही है तो वो क्या होगा, एक अपराधी की नज़रों देखना लग जाए दुनिया, यानी वो एक अपराधी ही मानिए, ठीक है। यानी कि वो एक संगति के अंदर आ गया, ठीक है। एक टोली बना के जो कार्य करना लग रही है तो वो एक के अंदर आ जाएगा, यानी अपराध के अंदर है वो शामिल हो जाएगा, ठीक है। बाल अपराध की रोकथाम। अब हमारे सामने प्रश्न ये उठता है कि इसकी रोकथाम किस प्रकार से की जाए, ठीक है। देखिए बढ़ती हुई अपराधी प्रवृत्ति को रोकने के लिए मुख्य रूप से 3 साधनों का प्रयोग है वो किया जाता है या आवश्यक है, ठीक है ना। यानी 3 साधनों का प्रयोग है वो आवश्यक है। जैसे इसमें देखिए माता पिता का द्वारा उपचार, यानी सबसे पहले हमारे सामने दिया गया कि माता पिता द्वारा उसका उपचार किया जाए, उसकी देखभाल की जाए, अच्छे से उसको यानी किया जाए। उसके बाद में दूसरा है कि सरकार द्वारा उपचार, अगर सरकार द्वारा उसका उपचार किया जाए, अगर माता पिता के द्वारा नहीं होता है तो उसको सरकार द्वारा उसे उपचार मिलता है। उसके बाद में तीसरा है कि मानसिक चिकित्सकों द्वारा उपचार, यानी मानसिक विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा उनको जो भी है वो उनको मिलना चाहिए, ठीक है, सहायता मिलनी चाहिए। उसके बाद में देखिए सबसे पहला हमारा है, यानी हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला आपका है कि माता पिता द्वारा उपचार, यानी इसके बारे में देखिए माता पिता के द्वारा उपचार है वो किस प्रकार से किया जा सकता है। तो उसके अंदर देखिए सबसे पहला हमें दिया गया कि अपने बच्चे के प्रति माता पिता का व्यवहार कड़ा न हो, यानी इसके अंदर इसकी रोकथाम किस प्रकार से की जा सकती है, यानी अपने बच्चे हैं उसके प्रति माता पिता का व्यवहार है वो कड़ा न हो। उसके बाद में बालकों की रुचि के अनुकूल सहानुभूति प्रदान करना, ठीक है। उसके बाद में सी आपका है निर्दयता के व्यवहार में कमी आना, आपसी गलतफहमियों को दूर करना, माता पिता का पूर्ण उत्तरदायित्व निभाना इत्यादि। ये आपको सब अभी फिलहाल आपको देखने को मिलते हैं, यानी मिलते हैं ना। यानी इस प्रकार का जो माहौल बना हुआ है, बच्चे दिन ब दिन यानी अपराधी बनते जा रहे हैं, एक मतलब गलत संगति में पड़ते जा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या है, यानी कोई न कोई रीजन रहा होगा, उसके मानसिक जो लक्षण है वो उनके इधर उधर भटक रहे हैं। कहने का मतलब यानी वो संगति में आ गया तो संगति यानी जिस प्रकार की संगति में रहेगा उस वैसा ही वो करेगा। यानी ज़्यादा बच्चे हैं वो एक बुराई की ओर जा रहे हैं, यानी बुरे रास्ते की ओर जा रहे हैं, अच्छाई की ओर कम जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें इसके ऊपर थोड़ा सोच विचार करना होगा और इसके ऊपर रोकथाम लगानी होगी। सरकार ने भी आपसे विचार मांगा है कि आपके विचार में हम इसको ऊपर रोकथाम कैसे लगा सकते हैं, तो आप अपने विचार ज़रूर साझा करें, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट करो। आई होप आपकी क्लास मेरी अच्छे से समझ में आ रही है, क्योंकि मैं इतना जल्दी तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। यानी मान लीजिए आपको इतने पेज करवाए, पीछे वाले हमारी 1 घंटे क्लास थी उसमें आपके 4 पेज 1 घंटे में करवाए, तो आप समझ सकते हो कि हमको कितना अच्छे से समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, अच्छे से क्लास को देखा करो और अपने दोस्तों को ज़रूर बताया करो जिन्होंने एनटीटी या ईसीसी का फॉर्म अप्लाई करा रखा है, ताकि वो भी इस क्लास से वंचित न रह सके, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए आगे और हम कर लेते हैं। तो चलिए प्यारे विद्यार्थी आगे देख लीजिए। दूसरा हमारा है कि सरकार द्वारा उपचार, यानी पहले वाला हमने पढ़ा था कि माता पिता के द्वारा उपचार, अब दूसरा हमारा है कि सरकार द्वारा उपचार। इसमें देखिए सबसे पहले में दिया गया है कि किशोर न्यायालय, यानी किशोर न्यायालय इसमें क्या होता है कि सर्वप्रथम 1899 में अगर हम बात करें कि सारों पहला यानी किशोर न्यायालय इकट्ठा खुले, यानी सारों पहला सर्वप्रथम 1899 में किशोर न्यायालय की स्थापना हुई। इसमें 13 वर्ष के अपराधियों को न्याय होता था, यानी 13 वर्ष के अपराधियों का न्याय होता था। यानी दोबारा से एक बार फिर से देख लीजिए कि किशोर न्यायालय क्या है कि सर्वप्रथम 1899 में किशोर न्यायालय की स्थापना हुई। इसमें 13 वर्ष के अपराधियों का न्याय होता था। उसके बाद में प्रोब्रेंसन, यानी इसने क्या कहा था कि 40 से 50 वर्ष पहले, यानी आज से अगर हम बात करें कि 40 से 50 साल पहले इंग्लैंड तथा अमेरिका जैसे देशों में, यानी कौन से देशों की बात की जा रही है यहाँ पे, इंग्लैंड और अमेरिका जैसे जो देश हैं उनकी बात हो रही है कि वह प्रभावी रूप से चली आ रही है। यानी ये जो न्यायालय है, किशोर न्यायालय है, ये क्या है कि
40 या 50 साल पहले इंग्लैंड और अमेरिका में हमारे से पहले भी चलती आ रही है, ठीक है ना। यानी हमारे यहाँ पे तो 1899 में शुरू हुई थी, लेकिन इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में यह कब लागू हुई थी, यानी 1498 में लागू हो गई थी, यानी प्रभावी रूप से चली आ रही है। उत्तर प्रदेश में 1498 में फर्स्ट ऑफेंडेंस प्रोबेशन एक्ट पास हुआ था, यानी ये एक एक्ट था एक जो ये पास हुआ था, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। 1498 में ये हुआ था। तीसरा है कि सुधार गृह या सुधार विद्यालय, यानी उसके बाद में देखिए सुधार गृह या सुधार विद्यालय ये 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? पहला तो है किशोर सुधार गृह और दूसरा है वयस्क सुधार गृह, ठीक है। इसमें सबसे पहले है कि किशोर सुधार गृह, इसमें तरह तरह के उद्योग सिखाए जाते हैं। इसके अंदर क्या है, यानी तरह तरह के बच्चों को क्या सिखाए जाते हैं, काम है वो सिखाए जाते हैं। किशोर सुधार गृह में बालकों तथा बड़ों को, यानी इसमें बालकों को भी रखा जाता था और बड़ों को भी इसमें रखा जाता था, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, क्या किया जाता था, बड़ों का वयस्क सुधार गृह में रख कर कार्य सिखाया जाता था। यह गृह एक औद्योगिक स्कूल के नाम से जाना जाता है। इसमें नए नए कार्य सिखाए जाते थे, अपराध करना स्वयं छूट जाता था। अब इसमें देखिए कि इसमें नए नए कार्य सिखाए जाते हैं, अपराध करना स्वयं छूट जाता है। यानी इसमें क्या कहा गया है कि यानी इसमें ये करवाया जाता है कि तरह तरह के बच्चों को उद्योग सिखाया जाता है, यानी काम करना, तरह तरह का काम सिखाया जाता है। इससे क्या होता है कि बच्चे क्या होते हैं, यानी एक मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्कूल जैसा वातावरण बन जाता है वहाँ पे। यानी जिस प्रकार से स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि यहाँ पे बच्चों को अलग अलग कार्य, नए नए कार्य सिखाए जाते हैं और बच्चे को एक्स्ट्रा मतलब कुछ सोचने का टाइम नहीं दिया जाता है। इससे बच्चा क्या होता है, यानी अपराध करना स्वयं छोड़ देता है, ठीक है ना। इसमें यह बताया गया है, देखिए इसमें यही बताया गया ना कि इसमें तरह तरह के उद्योग सिखाए जाते हैं। किशोर सुधार गृह में बालकों को तथा बड़ों को, यानी इसमें बालकों को भी रखा जाता है और बड़े जो लोग हैं यानी जो बड़े व्यक्ति हैं उनका भी सुधार करने के लिए इनको रखा जाता है, ठीक है ना। इनको यानी कार्य वो भी सिखाया जाता है। यह गृह एक औद्योगिक स्कूल के नाम से जाना जाता है। इसमें नए नए कार्य सिखाए जाते हैं, अपराध करना स्वयं छूट जाता है, यानी इसमें अपराध करना है वो स्वतः ही यह स्वयं ही छूट जाता है, ठीक है ना। इसमें यही बताया गया है। आगे देखिए, आगे ये है बोस्टन विद्यालय, यानी इसके अंदर क्या है कि 1902 में सर्वप्रथम रंगेल्स बार्स इंग्लैंड में है, यानी बोस्टन नामक स्थान में एक जेल खाना खोला जो गैर सरकारी था। यानी इसका मुख्य उद्देश्य अपराधियों को सुधारना है। इसमें 16 से 21, यानी ये ध्यान में रखना आपको, इसमें 16 से 21 वर्ष के अपराधियों को रखे जाते हैं। इन विद्यालयों में अपराधी स्वयं अपराध करना छोड़ देते हैं। यदि फिर भी नहीं छूटता है, यानी ऐसा इसमें कहा जा गया है कि अगर फिर भी, यानी हम कोशिश करेंगे, अगर फिर भी अपराधी है वो अपराध करना नहीं छोड़ता है, तो यदि फिर भी वह नहीं छूटता है तो ऐसे में बालकों को बंदी गृह में भेज दिया जाता है। यानी उसको क्या है, उनको फिर बंदी गृह में भेज दिया जाता है। वहाँ पे उनका अच्छे से मतलब इनको परीक्षण दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए, परीक्षण आप समझ गए होंगे। उसके बाद में देखिए मानसिक चिकित्सकों द्वारा उपचार। अब ये क्या है, यानी मानसिक चिकित्सकों द्वारा उपचार, यानी उनको ऐसे डॉक्टरों के द्वारा, यानी मानसिक विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा उनको चेक करवाया जाता है, ताकि इसमें कोई भी जो व्यक्ति है उसके अंदर कोई सुधार किया जाए कि जैसे भी करके। इसमें बालकों के मनो अभिनय क्रीड़ा यानी खेल द्वारा शिक्षा देना, सामूहिक बालकों में एकत्र करके अपराध को रोकने का प्रयास करना इत्यादि के आधार पर उपचार किया जाता है। कुछ इस प्रकार से इसमें बताया गया, यानी जो अपराधी हैं उनको अपराध को कैसे रोका जा सकता है, यानी कुछ ऐसे जो कार्य है वो अगर हम करेंगे तो इससे क्या है, अपराधियों की ऊपर रोक लग जाएगी और अपराधी है वो अपराध करना कम कर देंगे, ठीक है ना, ऐसा माना जाता है। तो चलिए आप इनको फटाफट से नोट कर लीजिए, आगे भी हम और कर लेते हैं। तो चलिए प्यारे विद्यार्थी आगे देख लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है वो क्या रहने वाला है कि खेल क्या है। यानी सबसे पहले हमें प्रश्न दिया गया है प्यारे साथियों कि खेल क्या है। आप सभी अच्छे से जानते हो, हम बचपन से खेलते आ रहे हैं। खेल क्या है ये, इससे सभी बच्चे परिचित हैं, इस नाम को आप सुनने लग गए, छोटे थे तब से। तो खेल क्या है, खेल तथा कार्य में क्या अंतर है। देखिए ये थोड़ा सा आपको मतलब समझना पड़ेगा कि खेल और कार्य है, इसके बीच में थोड़ा अंतर है, वो हमें बताना ज़रूरी है। उसके बाद में पूछा है कि इसकी परिभाषाएं दीजिए, इसकी परिभाषा हमें बतानी है।
दो क्वेश्चन हमारे सामने हैं, दोनों के उत्तर आपको अच्छे से आते हैं, बस लिखने का थोड़ा तरीका है वो देख लीजिए ताकि आप पेपर के अंदर कोई भी है वो गलती न करो, ठीक है। बाकी पता आपको है, लेकिन थोड़ा सा लिखने का तरीका, थोड़ी सी किताबी जो भाषा है उसको समझ लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि हमें किताबों के हिसाब से हमें पेपर में किस प्रकार से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर लिखा है कि खेल एक सार्वभौतिक क्रिया है, ठीक है। इसमें हमें पूछा है कि खेल क्या है, तो हमें आंसर मिल गया इतना सही, खेल एक सार्वभौतिक क्रिया है, ठीक है। उसके बाद में है खेल से व्यक्ति के अस्तित्व के बारे में इतिहास गवाही देता है। अब ये क्या कहा गया है कि जब से व्यक्ति का अस्तित्व हमारे सामने आया है उससे ही हमें इतिहास में भी देखने को मिलता है। यानी वो राजा महाराजा थे पीछे के टाइम की अगर हम बात करें तो वो भी खेलते थे, तो हमें पता चलता है कि जब से व्यक्तित्व का अस्तित्व हमारे सामने आया इसके बारे में हमें इतिहास गवाही देता है, तब से खेल है वो प्रारंभ हुए थे, तब से ही उसकी खेल प्रवृत्तियों की जानकारी भी देता है। जब से इतिहास हमने पढ़ा है या इतिहास मानव ने लिखना शुरू किया है तो उसने खेल के बारे में एक लाइन ज़रूर लिखी होगी, हमारे सामने ज़रूर देखने को मिलता है, इसमें ऐसा माना जाता है या बताया भी जाता है, ठीक है। यानी देखिए खेल एक सार्वभौतिक क्रिया है, जब से व्यक्ति के अस्तित्व के बारे में, यानी जब से व्यक्तित्व के अस्तित्व के बारे में इतिहास गवाही देता है तब से उसकी खेल प्रवृत्तियों की जानकारी भी देता है। यानी खेल के बारे में अनेक यानी अलग अलग प्रकार के खेल हैं, किस किस प्रकार के खेल खेले जाते थे वो सब हमारे सामने देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए बालक युगों से खेल खेलते आ रहे हैं, ये तो हमें पता है, बालक है वो युगों से खेल खेलते आ रहे हैं और इनको देख के ही हमने खेल खेलना सीखा था और हमें देख के बच्चे खेल खेलना सीख, कुछ इस प्रकार से यानी ये क्रम चलता आ रहा है, ठीक है ना। ये बात को तो सारण बेरो योगो खेल के बारे में एवं तो कोई ऐसा कोई बच्चों को जो कहीं वंचित हो, ठीक है ना, खेल के बारे में कोई ना जानता हो ऐसा तो कोई बच्चों है ही को नहीं, 1% भी ऐसा बच्चों नहीं है जो को खेल के बारे में ना जाना है, ठीक है। यानी बालक युगों से खेल खेलते आ रहे हैं, हम सभी को पता है, हम सभी ने खेला है, बचपन में खेल लेते ना, सभी भी आज भी खेलते होंगे, कुछ तो हम नहीं खेलते, हम बच्चों के साथ में खेलने लग जाते हैं, खेलते ज़रूर हैं, ठीक है। ये मनोरंजन का सबसे अच्छा साधन है खेल खेलना। पहले खेल हुआ करते थे, मतलब इधर उधर टोली बनाकर खेलते थे, और आज क्या हुआ, आज वीडियो गेम में बच्चे फंसे हुए हैं, मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर गेम खेलते हैं, तो वो जगह इन्होंने इन साधनों ने ले ली है, ठीक है, इंटरनेट ने ले ली है इनकी जगह। तो ये खेल है मतलब फ़ोन में ही देखने के लिए मिलते हैं, वैसे कोई खेल है बच्चे नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए आगे, सभी देश समाज एवं जाति के बालक अपनी रुचि एवं सामर्थ्य के अनुसार खेलते हैं। कहने का मतलब यानी बच्चे की जो रुचि होगी बच्चों वो ही खेल खेलेगो, इं को नहीं कि जबरदस्ती आप कभी उतना वो खेल खेलना पड़ो बच्चों, उसके बेंग अंदर बच्चे की रुचि ना हो तो आप बेंग हिसाब में बच्चन खेलनो, यानी कोनी खेलनो देश का पा, यानी बे बच्चन आप कोनी खिलास का, ठीक है। तो यानी कहने को मतलब वो ये सामर्थ्य के अनुसार यानी बेंगो जिसो मतलब स्वभाव है या जिसो में मतलब शरीर देखे या हाव भाव देखे, यानी जो खेल वो आप खेलना पसंद करा वो खेल खेला वो आप मैंने यानी मजबूर कौन कर सका भी तू खेल, ठीक है बच्चों, आप इच्छा अनुसार खेल खेला वो, ठीक है। बाद में देखो खेल वस्तुतः मनुष्य को सुख प्रदान करने वाली क्रिया है, वो तो अपन सारा नहीं बेर हुए। अगर जब मनुष्य खेल खेले तो बे टाइम सब कुछ भूल जावे, एक खेल में ही रम जावे, यानी खेल को खेल की भावना से खेलो। यानी किसी ने कहा है कि खेल को खेल की भावना से खेलो, खेलो तो इतना खेलो कि खेल पढ़ाई बन जाए, और पढ़ो तो इतना पढ़ो कि पढ़ाई खेल बन जाए, ठीक है ना। यानी देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो खेल है वो वस्तुतः मनुष्य को सुख प्रदान करता है या सुख प्रदान करने वाली क्रिया है। ये क्रिया, ये खेलना, उठना, बैठना, सोना, रोना, धोना, ये सब क्रिया है, तो ये भी एक क्रिया का ही क्रिया है, यानी खेलना क्या है खेल क्रिया, ठीक है। इसमें खेल क्या है क्रिया, इसके साथ में ना पढ़ते लग जाता है तो खेलना हो जाता है, खेलना क्रिया हो गई, ठीक है ना। खेल धातु हो गया, मूल धातु के साथ में ना पढ़ते जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है आपका खेलना एक क्रिया हो गई ना। अब आगे देख लीजिए, चलो कोई ना आगे देखिए, यानी मनुष्य को सुख प्रदान करने वाली क्रिया क्या है, खेल है, क्या है खेल है प्यारे विद्यार्थियों। यानी इससे मनुष्य है वो सब प्रकार का सुख प्रदान है वो करता है, यानी सब कुछ भूल जाता है खेल के अंदर। जो उसके मानसिक
शब्द को मिटाती है। कहने का मतलब उसको यानी कोई भी टेंशन नहीं रहती है। अगर आप अपनी भाषा में बात करें तो यानी जो बच्चों या कोई बड़ों भी अगर खेलने लग रहे तो वो एक या चाहिए वो 5 मिनट के लिए खेलने लग रहे तो वो आपकी सारी टेंशन ख़त्म कर चुके हैं बेटे, यानी वो सारा कुछ भूल जाए, वो सिर्फ खेल में रमझे। ठीक है, तो खेलना जरूरी है, चाहे आप कितना भी बड़ा हो जो खेलना जरूरी है, चाहे 10 मिनट खेलो चाहे 15 मिनट बे टाइम आप यानी बहुत कुछ यानी सुख प्राप्त कर सका। ठीक है, खेल जरूरी है, खेला करो, यानी खेला करो, खेलते भी खेला करो। ठीक है, उसके बाद में देखिए तथा उसके जीवन की प्रेरणा देने का कार्य करती है, या खेल जो खेलते हैं उससे हमें कुछ सीखने को भी मिलता है। ठीक है ना, ये एक प्रेरणा भी बनती है, प्रेरणादायी खेल हो जाते हैं। खेल पूर्ण रूप से अपने लिए खेली जाने वाली क्रिया है, यानी अब इसमें क्या कहा गया है थोड़ा ध्यान से देख लेना इस लाइन को कि खेल है, खेल पूर्ण रूप से यानी पूरी तरह से अपने लिए खेली जाने वाली क्रिया है। यानी कहने का मतलब यानी जो खेल है वो यानी एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि पूरे मनोयोग से खेले जाने वाली एक क्रिया है। क्रिया करें यानी उसके अंदर रोग है वो भी समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके पीछे कोई लक्ष्य या कोई उद्देश्य निहित नहीं होता है। यानी खेल है, खेल के पीछे क्या उद्देश्य है, उसके कोई उद्देश्य को नहीं हो, आप सिर्फ एक मनोरंजन के लिए खेलना। ठीक है, और क्रिया एवं अपने क्रिया हो जाए, अपना शरीर ठीक रहे, रोग कौन लगे। ठीक है, यानी बच्चा है जब तो हष्ट पुष्ट रहे। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जिसके पीछे कोई लक्ष्य या कोई उद्देश्य यानी कोई भी लक्ष्य को नहीं हुआ, खेल के पीछे क्या लक्ष्य, उसके कोई लक्ष्य को नहीं और कोई भी उद्देश्य निहित नहीं होता। यानी एक अंदर कोई भी उद्देश्य को नहीं, भाई ये खेल है वो एक क्रिया है और इसको मानव है वो सुख प्रदान करने के लिए खेलते हैं। ठीक है ना, ये जो व्यक्ति है जो बच्चा है वो ये सिर्फ सुख प्राप्त करने के लिए खेल है वो खेलते हैं, कुछ समय के लिए आनंद लेते हैं। ठीक है ना, हमेशा बोल सकते हैं, आप इसको ऐसा लिख भी सकते हैं। बालक खेल बार बार खेलते हैं, ये तो हमें भी पता है, बालक होता है वो खेल को क्या करता है, बार बार खेलता है। ठीक है ना, और हर बार उससे आनंद प्राप्त करते हैं। यानी जब बच्चे खेलते हैं, बार बार खेलते हैं तो उससे उनको आनंद मिलता है। ये तो मैंने आपको बता दिया, बच्चे होते हैं वो बार बार खेलते हैं, बार बार क्या अगर उनको कुछ रोकने वाला ना होना तो वो पूरे दिन तक खेल सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा इसमें माना जाता है, क्योंकि उसको एक परम आनंद सहानुभूति होती है। उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ खेल ही है, उसको छोड़कर कहीं नहीं जाना है, ऐसा उनको लगने लग जाता है। ठीक है ना, जबकि कार्य के रूप में कोई भी क्रिया बार बार करने पर थकान और उब बालक को त्रस्त कर देती है। कहने का मतलब अगर वो बालक उसी क्रिया को बार बार कर रहा है, यानी एक ही खेलना है, अगर कोई बच्चों बार बार खेलना लग रही है तो वो कितनी देर खेल सके, कई देर खेल रहा फिर वो उब जो यानी बोर हो जो आप एक प्रकार को इसका, तो फिर वो किए यानी बे बाद में वो खेल या तो दूसरों खेला हो कोई, या फिर वो थक के सो जाए वो। ठीक है, एक ही काम होगा वो, ज़्यादा करके सोना तो दूर की बात है, बाकी बच्चों खेलने बदल दिए, कोई और खेल खेलना लग जाए, किंग और के साथ खेलना लग जाए, टोली बनाए ना के इन्हें भी खेलना वो शुरू कर दे। ठीक है, कुछ ऐसा कहा जाएगा। यानी इसमें यही बताया गया कि जबकि कार्य के रूप में कोई भी क्रिया बार बार करने पर थकान और उब बालक को यानी त्रस्त कर देती है। यानी जब बच्चा खेल खेलता है तो उसको उसके अंदर आनंद मिलता है, लेकिन क्या होता है कि जब कोई कार्य करता है तो कार्य करने पर वो उब जाता है, और बार बार अगर वही क्रिया करता है तो वो क्या हो जाता है, यानी उसके अंदर थकान आ जाती है और वो थक जाता है। ठीक है ना, वो उससे उब जाता है। एक ही क्रिया खेल और कार्य दोनों ही हो सकती है। अब कहने का मतलब इसमें यह भी बताएगी कि वो खेल भी हो सके अगर कोई कार्य भी हो सके। आप बात मैं थाने बता चुकी हूँ कि वो हो सके कोई बच्चों खेल खेलते हो या कोई कार्य भी करते हो तो वो भी अंदर उब जाओ, यानी वो बोर हो जाओ। ठीक है, वो दूसरों काम करने की सोचो या छोड़ दो, यानी ऐसा इसमें माना जाता है। उसके बाद में देखिए उससे उद्देश्य के साथ जोड़ दिया जाए। अगर इसमें यह बताया गया है कि उससे उद्देश्य के साथ जोड़ दिया जाए, वस्तुतः खेल लक्ष्य के साथ साथ परिणाम से भी नहीं होता है। यानी अब खेल होता है वो लक्ष्य के साथ साथ परिणाम से भी नहीं होता है, तो उसे क्रिया में स्वतंत्रता प्रदान करता है। यानी ये कोई मैंने आपको ये बात बताई, अब घुमा फिर आगे बात ना बैठे ही लाने लग रही, तो अब मैं थाने बात सीधी बता दी कि आपने जो खेल है कोई उद्देश्य को नहीं हो, कोई लक्ष्य को नहीं हो, खेल एक यानी सुख प्राप्त करने के लिए खेला जाता है, आनंद लेने के लिए खेला जाता है। ठीक है ना, एक अंदर घुमा फिर आगे फिर आई बात करना रही थे, या सोचता होगा कहीं अंदर बेर को नहीं कितने बड़ों की जो दियो वो याद को नहीं होना, तो हम याद करना कोई एडी बात है को नहीं, कोई मोटी बात को नहीं थे, आराम होने याद कर सको। ये लाइन थी याद ना करेगा, ये लाइन अगर याद करो थाने लगो पतो को नहीं अपन के पूछना, अगर थे ऊपर
5-10 लाइन अगर लिख लियो या 4-5 लाइन लिख लियो तो थारो काम वो बढ़िया तरह चाल जाओ थे, बिल्कुल भी मान लियो घबराने की जरूरत कौन था। अब देखो खेल एवं कार्य में अंतर। अब इसमें यह बताइए कि अगर खेल है और कार्य है, इन दोनों के अंदर अंतर क्या है। देखिए खेल एक लक्ष्य विहीन क्रिया है। अब लक्ष्य विहीन का मतलब क्या हो गया कि इसमें कोई लक्ष्य नहीं होता, लक्ष्य इसमें नहीं होता। अगर खेल होता है वो लक्ष्य विहीन होता है, लक्ष्यहीन होता है, इसके अंदर कोई लक्ष्य नहीं होता है। खेल एक आनंद या सुख प्राप्त करने के लिए खेला जाता है, जिसका निहित तत्व आनंद प्राप्त करना है। कहने का मैंने आपको बता दिया कि इसका एकमात्र एक ही लक्ष्य है, वो लक्ष्य आनंद प्राप्त करना। आप इसको कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, इसमें और बाकी कोई लक्ष्य नहीं माना जाता है, ठीक है ना। यानी जिसका निहित तत्व आनंद प्राप्त करना, जबकि कार्य लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है। यानी जब कार्य होता है, अब देखो खेल और कार्य के अंदर कितना अंतर है, यानी इतना ही अंतर है कि अगर कार्य अगर कोई व्यक्ति करने लग रही है, यानी कार्य अगर कोई व्यक्ति करने लग रहे तो बेंगो लक्ष्य हो जाएगा अपन इतना काम करना है, ठीक है, वो इतना काम करके ही सा दम लेगो या इतना काम करके ही वो छोड़ेगो। लेकिन खेल के अंदर कोई लक्ष्य नहीं होता। अगर बेंगो मन कर दियो छोड़ नहीं कौन खेलना तो वो बैठे ही खेलना छोड़ देगो, ठीक है। और लक्ष्य यानी कार्य का एक लक्ष्य बन जाता है कि हमें इतना कार्य करना है या हमें इतना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये कुछ इस प्रकार से। अब आगे देखिए 2 नंबर क्या है कि खेल बालक की नई सहफुर्ती प्रदान करते हैं। सहफुर्ती को मतलब खेल अगर कोई बालक खेलने लग रहे तो बेंगो शरीर थाने अलग ही देखने को मिलेगा। यानी एक प्रकार बोल सकता हूँ जो बालक खेल में रुचि रखेगो या यानी प्रतिदिन जो बालक खेलेगो बेंगो शरीर थाने अलग ही हष्ट पुष्ट देखने मिलेगा। खेलना मतलब वो कोनी का फ़ोन के अंदर खेले बेंगो शरीर हष्ट पुष्ट मिलो। मैं ये नहीं कहता, इन जो बालक यानी शरीर की क्रिया करता है, यानी जो बालक दौड़ता है या कोई भी खेल खेलता है, क्रिकेट खेलो चाहे मतलब कोई भी खेल खेलो, चाहे बैठा बैठा हो, यानी वो इधर उधर भाग के कोई छोटा मोटा अगर खेल खेलता है तो वो एक उसकी क्रिया करना होगी, यानी सहफुर्ती क्रिया हो गई, ठीक है। ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है ना। यानी इसमें यही कहा गया है कि खेल बालक की भी नई सहफुर्ती प्रदान करते हैं। यानी कहना मतलब नए जीवन शुभ मिल जाए कि हाँ आप आनंद यानी परम आनंद बने या परम सुख की प्राप्ति हो जाए, ठीक है। जबकि कार्य शारीरिक एवं मानसिक थकान प्रदान करते हैं। अब कहने का मतलब कार्य जो है वो आदमी मान लो मतलब दिमाग ने भी थोड़ा लोड पड़े हुए ऊपर कि हाँ आज अपन थोड़ा थक गया, अपन आराम करना चाहिए, बाकी काल करांगे, तो ऊपर भी थोड़ा प्रभाव वेंगो पड़े, लेकिन खेल के ऊपर कोई प्रभाव वो को नहीं पड़े। देखिए जबकि कार्य शारीरिक एवं मानसिक थकान प्रदान करते हैं, ठीक है ना। इतना समझ। अब आगे देखिए 3 नंबर हमारा क्या है। 3 नंबर आपको दिया गया कि खेल में समय की तथा कार्य पद्धति की परितंत्रता नहीं होती है, बालक स्वतंत्र होता है। कहने का मतलब, अब कहने का मतलब वो ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति कार्य करने लग रहे, यानी कोई भी व्यक्ति अगर कार्य करने लग रहे हो तो वो कार्य बैंक अंदर बैंक मान लो बैंक अंदर क्या होगा, यानी बैंक कार्य पद्धति कहना मतलब बैंक कार्य को कोई नियम होगा, यानी वो बे हिसाब ही वे काम नहीं करेगा। लेकिन खेल के अंदर इसो कोई नियम को नहीं, छोटा बच्चा खेले बैंक अंदर कोई नियम को नहीं, वो जिया चाहे यहाँ खेल सके, ठीक है। बैंक अंदर स्वतंत्रता हुआ है, लेकिन कार्य करे बैंक अंदर कोई स्वतंत्रता को नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद में अपने बनाए गए नियम एवं पद्धति से क्रिया करता है। यानी जब बालक होता है वो खेलता है तो बेंगई नियम और बेंगई खेल हुए, ठीक है। यानी एक प्रकार जो को बच्चों खेलने लग रहे बेंगई बे नियम होगा, बेंगई वो खेल हो बेने कोई को रोक सके भी तू यहाँ क्यों खेल रहे, ठीक है, क्योंकि वो अपने हिसाब से खेलता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए जबकि खेल के अतिरिक्त कार्य में अपने बड़ों के बनाए नियम के अतिरिक्त समय की सीमितता की बाधा होती है। कहने का मतलब क्या हो गया, यानी अगर बच्चों खेलने लग रही है तो बैंक वहाँ कोई भी नियम की कोई बाध्यता को नहीं हो गई, तो यहाँ खेल या यहाँ खेल, वो अपनी इच्छा अनुसार खेल सके। लेकिन एक अंदर क्या होगा, यानी जो बड़ा हो जो भी कार्य करना लग रहे तो बन बड़ा देख के अपन सीखना पड़ो, बे हिसाब ये समय के अनुसार अपन कार्य वो करना पड़ेगा। तो वो खेल और कार्य के अंदर यो हिसाब अंतर है। आप 3 जगह है खेल एवं कार्य में अंतर, आप 3 पॉइंट है पढ़ चुके हैं, बाद में और पॉइंट है बारे में आप जाना, ठीक है। तो सारा कमेंट करिए एक बार मैंने बता दियो कि थारे क्लास की समझ में आने लग रही है कोई नहीं आने लग रही, एक लाइन को थाने अर्थ बताने लग रही हूँ, बढ़िया तरीके थाने समझाने लग रही हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और पेपर में कोई भी प्रकार की थारे दिक्कत ना हो, ठीक है। तो एने थे बढ़िया तरीका लिख लियो आगे और आप कर लेवा, ठीक है। एंग अंदर कोई भी दिक्कत मेरे हिसाब तो थार लगी को नहीं, ठीक है। सोने तरिया लिख लियो। अगर थार कन बुक है तो बेंग अंदर बुक सामने रख ले, और सके क्लास देखोगा तो बुक देखने की तो जरूरत भी कौन पड़े, तो क्लास के अंदर अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है ना। तो आप इसको आप नोट कीजिए आगे और हम कर लेते हैं। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों आगे देख लीजिए। आगे हमारा 4 नंबर पॉइंट क्या है, हमने
यानी हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए थे। 4 नंबर हमारा क्या है, देखिए ध्यान से इसको देखना है। हम खेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो खेल के यानी हमें सब प्रकार से हमें अच्छे से पता होना ज़रूरी है, ताकि अगर हम मेरे सामने 10 लाइन लिखने के लिए बोला जाए, एग्जामिनर अगर कहता है कि आप 10 लाइन लिखो तो हम अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखिए कि पॉइंट बनाकर लिख लेना, अच्छे से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। खेल के परिणाम गौण होता है, यानी खेल में परिणाम होता है वो क्या होता है, गौण है वो होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जबकि कार्य में परिणाम प्राथमिक होता है, यानी जब कोई कार्य करते हैं तो उसमें उसका परिणाम है वो क्या होता है, उसमें परिणाम ही मायने रखता है, लेकिन इसके अंदर परिणाम है वो कोई मायने नहीं रखता है। कार्य की आवश्यकता सफलता परिणाम पर निर्भर करती है, यानी कार्य की जो आवश्यकता होती है वह परिणाम यानी सफलता या परिणाम पर निर्भर करती है, जबकि खेल की सफलता असफलता का प्रश्न उससे मिले आनंद से जुड़ा हुआ है। यानी कहने का मतलब अगर हम खेल में के अंदर अगर हमें ये पता चले कि आपको सफलता मिली या आपको असफलता मिली, तो उसमें आनंद की सहानुभूति होती है, हमें अब आनंद मिलता है, लेकिन इसके अंदर आनंद की प्राप्ति कम होती है, ठीक है। उसके बाद में है 5 नंबर है कि कार्य अधिक बार करने पर निरस्ता प्रदान करते हैं। कहने का मतलब अगर कोई कार्य को बार बार किया जाता है तो वो कार्य क्या हो जाता है, हम उस कार्य से उब जाते हैं और वो कार्य करने का हमारा मन है वो नहीं करता है, ठीक है। अगर करते भी हैं तो उसमें थकान महसूस होने लगती है, ठीक है ना, एक ही कार्य को हम बार बार नहीं कर सकते, जबकि खेल बार बार खेलने से और अधिक आनंद देते हैं। यानी कहने का मतलब यानी अगर आप कोई काम करने लग रहे हैं तो भाई काम के अंदर आप बार बार करांगा तो बेंग अंदर अपन बोरियत महसूस होने लग जाए, लेकिन अगर खेलना अपन बार बार खेला तो बेंग अंदर अपन और आनंद मिलेगा यानी उसके अंदर हमें आनंद की सहानुभूति होगी, ठीक है ना, यानी ये ऐसा माना जाता है। उसके बाद देखिए तथा सफलता प्रदान करते हैं। कहने का मतलब अगर आप खेल के अंदर बार बार बेन खेलने लग रहे हैं और बार बार हमें आनंद भी मिल रहा है और हमें जो क्या है कि सफलता प्राप्त होती है, यानी सफलता प्रदान करते हैं, यानी कहने का मतलब अपन बहुत बढ़िया लगे। बालक के विकास में, यानी जो बालक का विकास है, बालक के विकास में खेल का बहुत अधिक महत्व है, यानी बालक का शारीरिक और मानसिक विकास अगर हम दोनों की बात करें तो उसमें खेल का बहुत महत्व माना जाता है। कहने का मतलब अगर बालक खेलने लग रही है तो बेंगो शारीरिक विकास तो होने लग रही है, बेंग से मानसिक विकास भी होने लग रही है। किया जियाँ बच्चों खेल लगो तो बेंगो यानी शारीरिक यानी शरीर की सारों यानी विकास हो गई, शरीर की सारी गतिविधियाँ होगी, तो हाथ पैर जितना बेंगा चाल लगा तो पूरा शरीर वो हष्ट पुष्ट रहेगा, ठीक है। बेंग आगे अगर वो खेलने लग रहे तो बेंगो दिमाग भी मतलब बिल्कुल फ्रेश रहेगा, तो वो यानी खुशी महसूस करेगा, तो बेंग मानसिक है वो भी मानसिकता है वो भी सही रहेगी, ठीक है ना। यानी दोनों इसमें क्या मिलते हैं, दोनों में अच्छा महसूस होता है, ठीक है। खेल के द्वारा केवल शारीरिक तथा बुद्धि ही प्रभावित नहीं होती है। अब देखो आ बात मैं थाने पहले ही बता चुकी हूँ कि यानी जब बच्चों खेलने आ रहे तो बेंगे एक बुद्धि यानी शारीरिक विकास के अंदर एक बुद्धि ही यानी बुद्धि प्रभावित नहीं हो, वरन जीवन के समस्त पहलुओं के विकास पर खेल का अपना प्रभाव डालते हैं। कहना मतलब बेंगा एक प्रकार बेंगा सारा रोग है वो समाप्त हो जाए। अब कहना मतलब अपा जो बच्चों खेला वो बेंगा अंदर रोग है वो बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो हष्ट पुष्ट मिलेगा, उसको अच्छा शरीर होगा, अच्छी तरह से वो कर सकता है, ठीक है, समझ गए ना। अब आगे देखिए, यानी समस्त पहलुओं के विकास पर खेल अपना प्रभाव डालते हैं। खेल निरुद्देश्य एवं निरर्थक माने जाते हैं, यानी एंग अंदर आप एक प्रकार से हो गया इसका एंग अंदर कोई ऐसो मूल भाव को नहीं हुआ, कोई एंगो लक्ष्य को नहीं, एक ही बात ने घुमा फिरा के बैठा ही एग्जामिनर ले आना रहे या प्रश्न है अपन उत्तर है वो एक ही बात ने घुमा फिरा एक ही जगह ले आना रहे, तो अपन उन्हें समझ इसका कि एंग अंदर एक ही उद्देश्य है कि खेल को कोई उद्देश्य को नहीं या कोई लक्ष्य को नहीं और कार्य को उद्देश्य लक्ष्य हुआ है, ठीक है। अपनी भाषा में बात करा सीधी सी बात यह है, खेल खेलने के पीछे कोई उद्देश्य को नहीं हो, कोई लक्ष्य को नहीं हो, सिर्फ खेल खेला जाता है सुख प्राप्त करने के लिए, सुख की सहानुभूति करने के लिए, शारीरिक विकास के लिए, ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए, परंतु वास्तव में प्रारंभिक जीवन में खेल को बालक के विकास की रीढ़ माना जाता है। अब कहने का मतलब यानी प्रारंभिक बालक की अगर हम बात करें, यानी जो बालक छोटा होता है वो खेलना शुरू करता है, रीढ़ की हड्डी में बोल सकते हैं, रीढ़ की हड्डी माना जाता है, रीढ़ माना जाता है। कहने का मतलब बालक अगर छोटा होगा वो खेलेगा, बार बार खेलेगा,
खेलेगो, कभी पढ़ेगो, कभी खड़े होगो, भाजेगो, यानी सब यानी अनेक प्रकार की वो क्रिया करता है। तो खेल के अंदर अनेक प्रकार की अगर गतिविधियाँ करेगा और क्रिया करेगा तो उस बालक का शरीर है वो अच्छे से विकास यानी विकसित होगा, अच्छे से विकसित होगा और अच्छे से वो रहेगा, उसके अंदर कोई भी रोग है वो नहीं होंगे, ठीक है ना। ऐसा इसमें माना जाता है। तो यही इसमें कहा गया है कि परंतु वास्तव में प्रारंभिक का मतलब शुरुआती जीवन में खेल को बालक के विकास की रीढ़ माना जाता है। कहना मतलब विकास जो शरीर के अंदर जो विकास होने लग रही है बेंग अंदर बहुत ज़्यादा बेन फायदों मिलेगो। कहना मतलब बालक ने है बहुत ज़्यादा बेंगो फायदों देखने वो मिलेगो, ठीक है नी, रीढ़ माना जाता है। उसके बाद केवल बालकों के लिए ही नहीं वरन हर अवस्था में खेल अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब थी समझा के। अब देखो बात ने समझने की कोशिश करो कि जो खेल है वो केवल यहाँ को नहीं कि टावरा खातर ही होने लग रही है। एक अंदर खेल यानी किसी भी अवस्था का यानी युवावस्था का बच्चा है वे भी खेल सके, बूढ़ा लोग है वे भी खेल सके, खेलना कोई भी खेल सके, लेकिन खेल की भावना होनी चाहिए या खेल की जिज्ञासा इच्छा होनी चाहिए कि हाँ आप खेलांगा। जरूरी को नहीं कि एक बच्चों ही खेल खेले, कोई ज़रूरी को नहीं, खेल कोई भी खेल सके, खेल खेलने की इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। यानी कोई भी है कौन सी व्यवस्था हो चाहे वो खेल सकता है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। इसमें यही बताया गया है कि केवल बालकों के लिए ही नहीं, यानी हमें इसमें बालक के लिए जरूरी नहीं कि बालक के लिए ही ये खेल है वो अनिवार्य है, इसको कोई भी खेल सकता है। हर अवस्था में खेल अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहना मतलब महत्वपूर्ण जठे नाम आगे बैठाइया समझियो का खेल है वो सारी अवस्था का तरह एक इंपॉर्टेंट होना रही, महत्वपूर्ण होना रही। यानी कौन सी अवस्था है चाहे बा आप बुढ़ापा के अंदर खेलो या जवानी के अंदर या बच्चों हो बालक हो छोटो वो भी खेलो, यानी सारा के अंदर यह है खेल है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि खेल का नियम अगर थे पढ़ने आ रहे हो थाने यहाँ भी पता होना चाहिए कि खेल खेलोगा तो थारा शरीर है वो सही रहेगा, ठीक है। आजकल का तो बच्चा ऐसा है एक दिन खेल ले तो बैंक बुखार चढ़ जाए सामने आने थे, क्योंकि वो दिमाग से बीमार हो चुके हैं, उनकी मानसिकता ऐसी हो चुकी है। फ़ोन के अंदर थे गेम कितना ही चला के दे दिए वो बढ़िया इतना खेल सके, लेकिन बाहर है वो खेलना को नहीं जा सके, क्योंकि अगर बाहर जाएगा तो वो लड़ाई करेगा, बात सीधी सी है। क्योंकि वो दिमागी स्वभाव वो चिड़चिड़ा हो गया, ठीक है। यानी वो बाहर खेल रहा है तो 5 मिनट ज़्यादा कौन खेल सके, पहले वो लड़ाई करके घर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें ये ऐसा माना जाता है, इसमें यह कहा गया है कि हम कौन सी भी अवस्था में खेल है वो खेल सकते हैं। अब देखो गुल्लिक ने कहा है, यानी अब गुल्लिक है बन के कहा है कि खेल वह क्रिया, यानी खेल वह क्रिया है जिसे हम अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं। कहने का मतलब यानी खेल एक वह क्रिया है जिन आप अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र होके कर सकेंगे, ऊपर कोई भी दबाव अपने ऊपर कौन डाल सके, आप अपने इच्छा अनुसार भी खेल सका, ठीक। अब बात ध्यान में रख लियो, यानी अब बात कौन कहिए गुहिल ने कही है। गुहिल क्या कहता है कि खेल वह क्रिया है जिसे, यानी खेल वह क्रिया है जिसे हम अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक हम इसे खेल सकते हैं या क्रिया को कर सकते हैं, ऐसा इसमें माना जाता है। अब देखो वेलेंटाइन के अनुसार इसने क्या कहा कि जो क्रिया खेल के लिए की जाती है, यानी जो क्रिया खेल के लिए की जाती है, यानी जो क्रिया खेल के लिए की जाती है वही खेल क्रिया कहलाती है। अब थाने भी रहो कि खेल के लिए अगर कोई क्रिया करने लग रही है तो वह खेल क्रिया कहलाओगी, और आप और कोई नाम दे कौन सका, ठीक है। अब ध्यान में रखियो, यानी जो क्रिया खेल के लिए की जाती है वही खेल क्रिया कहलाती है। खेल आनंददायक होता है। अब बात सारा नहीं बेरो, अब बात तो अगर कोई बच्चों खेल खेलने आ रहे तो आनंद की सहानुभूति करो। अब बात मैं स्टार्टिंग में थाने बताने आ रहा हूँ, यानी सारा वो निष्कर्ष आप सारा अगर निचोड़ निकालना तो कहना मतलब कार्य और खेल के अंदर इतना ही अंतर है कि यानी खेल तो है वो एक लक्ष्य, एंगो कोई लक्ष्य को नहीं होवे यार, एंगो कोई यानी कोई नियम वगैरह इसको को नहीं हो कि यानी बाध्यता को नहीं हो कोई चीज़ की, चीज़ स्वतंत्रता पूर्वक इच्छा अनुसार आरामदायक तरीके से इसको खेला जा सकता है, ठीक है। लेकिन कार्य होता है वो क्या होता है, यानी लक्ष्य पर आधारित होता है, ठीक है ना। उसका उद्देश्य होता है कि ठीक है उसमें बाध्यता होती है, लेकिन इसके अंदर कोई बाध्यता नहीं होती है। खेल आनंददायक होता है, खेल का उद्देश्य खेल ही है, यानी खेल का उद्देश्य और कुछ को नहीं है, उसके खेल का उद्देश्य ओनली फॉर खेल ही है, यानी खेल ओनली फॉर खेल, यानी खेल को हम खेल की भावना से खेलते हैं, यानी खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए, लेकिन आज वो भावना नहीं रही है, ठीक है। खेल में किसी भी प्रकार की, यानी जो खेल होता है उसके अंदर किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं होती है। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो खेल होता है इसके अंदर किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होती है। हम अपने इच्छा अनुसार आरामदायक और हम अपने इच्छा अनुसार इसको खेल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बालक लंबे समय तक खेल
लंबे समय तक खेल कर शारीरिक मेहनत कर लेता है। यानी कहने को मतलब कि है, यानी बालक है वो लंबे समय तक खेल कर, यानी बालक होता है वो पूरे दिन खेल सकता है और पूरे दिन वो मेहनत करता है, परंतु फिर भी उसमें उबता नहीं है। कहने को मतलब अगर बालक सारे दिन खेलने लग रहे तो बेंग अंदर थकावट को नहीं आवे बिल्कुल भी। अपन देखा अपने आसपास में, अपने आसपास के वातावरण में जितने बच्चा देखा अपना घर में पाजिएगा, तो ऐसा बच्चे है जो मतलब पूरे दिन खेला अपन माने मैंने रोड़ा कर करके बन थमा तो भी बेकी है रुके को नहीं, क्योंकि बन थकान महसूस नहीं होती, वो पूरे दिन खेल सकते हैं। उनका शारीरिक व्यायाम होता रहता है और शारीरिक विकास भी और मानसिक विकास भी हो रहा है इसमें, ठीक है ना। बे मतलब बोर को नहीं हो बेंग अंदर, ठीक है, तथा थकान का अनुभव नहीं करता है। यानी बेन यानी बच्चों बेन ये बातों को पता को नहीं भाई थकान की चीज़ जो है, यानी वो पूरे दिन खेल तो जाओगे, ठीक है, बेन थकान महसूस बिल्कुल भी को नहीं हो, क्योंकि खेल स्वेच्छा से खेलता रह जाता है। यानी खेल होता है वो स्वेच्छा से खेला जाता है, यानी अपनी इच्छा अनुसार। स्वेच्छा का मतलब यानी अपनी इच्छा अनुसार खेला जाता है। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता कि आप बस इतना ही खेलो और अब रुक जाओ। यानी बच्चा होता है अपने इच्छा अनुसार खेल सकता है, ठीक है ना। तथा उसमें कोई बाह्य दबाव नहीं होती है, बाह्य दबाव नहीं होता है। कहने का मतलब एक अंदर कोई भी ईश्वर दबाव को नहीं होगा भी तू और ही रुक जाए या खेलना, ठीक है नहीं, इन प्रकार को कोई दबाव वो को नहीं बना सके। यानी एक बार फिर से देखिए कि परंतु फिर भी उसमें उबता नहीं है तथा थकान का अनुभव नहीं करता है, क्योंकि खेल स्वेच्छा से खेला जाता है तथा उसमें कोई बाह्य दबाव नहीं होता है। यानी बेंग अंदर कोई भी दबाव, किसी प्रकार कोई अलग दबाव को नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद में देखो कि खेल के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। यानी अब इन अंदर आ बात कही अब ये लाइन ने थोड़ी ध्यान इंपॉर्टेंट या नोट लगा के विशेष करके लिख लियो कि आ बात ने थे नोट करके आराम हो। चाहे थारकन बुक है तो बेंग अंदर आ बात नोट कर लिया, अंडरलाइन कर लियो, चाहे ऊपर बुक ऊपरली साइड हेडलाइन के अंदर और ए जगह थे लिख लियो, ठीक है, इस जगह नोट कर लियो कि खेल के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। यानी अगर कोई बच्चों खेल खेलने लग रही है तो बेंग लिए स्वतंत्रता होनी बहुत जरूरी है। अगर स्वतंत्रता बेन अपन ना देगा तो बच्चों खेल कौन सी बात सीधी सी या, ठीक है। इस प्रकार की यानी इस प्रकार जो भी कार्य आनंद प्राप्त करता है, यानी इस प्रकार जो भी कार्य आनंद प्राप्त करता है स्वतंत्रता से किया जाता है एवं स्वेच्छा से किया जाता है वह खेल कहलाता है। कहने का मतलब अगर आप बच्चन स्वतंत्रता प्राप्त कर दें, स्वतंत्रता दे देंगे बेन कंग भीतर जी कर भी खेल तो बच्चों बेन अंदर आनंद की अनुभूति करेगो, यानी बेन अच्छी तरह खेलेगो, कोई दिक्कत नहीं, शारीरिक और मानसिक विकास सारा होगा, बेन अंदर कोई भी किसी प्रकार की कोई रुकावट पैदा को नहीं हुआ, ठीक है। बच्चों आराम हो बेने खेल सके, ठीक। और अपना जो को प्रश्न हो 5वां प्रश्न खेल और कार्य में अंतर, इस चीज़ के बारे में पता कि खेल क्या है, खेल और कार्य में अंतर क्या है, यानी इनके बारे में हमने अच्छे से जाना समझा। आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया, इसमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है ना। इसको एक एक लाइन को आपको मैंने अच्छे से समझा दिए। आप चाहो तो एक बार फिर से इस बात को रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समझने वाला और भी है। देखिए फटाफट से पढ़ता हूँ और साथ साथ में समझा देता हूँ। खेल में परिणाम गौण होता है, यानी खेल के अंदर, और उसके बाद परिणाम मायने नहीं रखता, लेकिन जबकि कार्य में परिणाम प्राथमिकता होता है। यानी अंदर कार्य परिणाम है बिना आप प्राथमिकता दिए, यानी अंदर कार्य महत्वपूर्ण है। कार्य की आवश्यकता सफलता परिणाम पर निर्भर करती है, जबकि खेल की सफलता असफलता का प्रश्न उससे मिले तो आनंद भी मिलता है। कहना मतलब आनंद से जुड़ा हुआ है। कहना मतलब अगर आप सफलता असफलता मिला, अगर बच्चों मतलब सफलता प्राप्त की तो भी राज्य होगा, अगर असफलता प्राप्त की तो वह भी एक खुशी अलग ही होगी, ठीक है। बेंग बाद में अगर कार्य अधिक बार करने पर निरस्ता प्रदान करते हैं, जबकि खेल बार बार खेलने से और अधिक आनंद देते हैं तथा सफलता प्रदान करते हैं। बालक के विकास में खेल का बहुत अधिक महत्व है। खेल के द्वारा केवल शारीरिक तथा बुद्धि ही प्रभावित नहीं होती है, वरन जीवन के समस्त पहलुओं के विकास पर खेल अपना प्रभाव डालते हैं। खेल निरुपदेश एवं निरर्थक माने जाते हैं, परंतु वास्तव में प्रारंभिक जीवन में खेल को बालक के विकास की रीढ़ माना जाता है। यानी पर प्राथमिकता दीजिए खेलने, ठीक है, बच्चे न पा खेलने लगाओ। लेकिन आजकल के टाइम में ऐसा को नहीं, आजकल के टाइम में बच्चन जन्म हुई फ़ोन पकड़ा दे तो वो बच्चा वो मानसिक तनाव हो जाए, ताकि वो अच्छे से खेल ही कौन सके, ठीक है, वो दिमागी रूप से बीमार हो जाता है बच्चा। उसके बाद में देखिए केवल बालकों के लिए ही नहीं वरन हर अवस्था के, यानी हर अवस्था के मतलब व्यक्ति को खेल खेलना बहुत ज़रूरी है, अत्यंत आवश्यक माना जाता है। यानी खेल खेलना बहुत ज़रूरी है भी, रोज़ ना तो कभी कदाच जरूर खेलना चाहिए। गोहिल ने कहा है कि खेल वह क्रिया है जिसे वह अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं, ठीक है। अभी बातें अंदर कहिए। अब देखो
ने क्या कहा है, इसके अनुसार देखिए कि जो क्रिया खेल के लिए की जाती है वही खेल क्रिया कहलाती है। खेल आनंददायक होता है, खेल का उद्देश्य खेल ही है यानी खेल उद्देश्य एक ही उसका, खेल और कोई उद्देश्य कोई नहीं पीछे, ठीक है। खेल में किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होती है। बालक लंबे समय तक खेलकर शारीरिक मेहनत कर लेता है परंतु फिर भी उसमें उबता नहीं है, यानी वो सारा दिन अगर खेलने लगे तो भी बालक के अंदर थकान महसूस को नहीं हुआ है, ठीक है, तथा थकान का अनुभव नहीं करता है क्योंकि खेल एक स्वेच्छा से खेला जाता है तथा उसमें कोई भी बाह्य दबाव नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में नोट करके आप लिख लेना अच्छे से कि खेल के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। इस प्रकार जो भी कार्य आनंद प्राप्त करता है स्वतंत्रता से किया जाता है एवं स्वेच्छा से किया जाता है वह खेल कहलाता है, यानी स्वेच्छा अपनी इच्छा अनुसार करता है, ठीक है। स्वतंत्रता यानी इसके प्रकार उसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का कोई नियम लागू नहीं होता, इस प्रकार किया जाता है तो वो एक खेल माना जाता है, ठीक है ना। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। आगे हम कर लेते हैं खेलों के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, तो आप इसको नोट करो आगे और हम करवा देता हूँ। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब देख लीजिए कि इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि खेलों के कितने प्रकार हैं वर्णन करो, यानी हमारा अगला प्रश्न है कि खेल गए उसके कितने प्रकार हैं, उसका हमें यानी विस्तार पूर्वक हमें बताना होगा, ठीक है। यानी खेल के हैं वो दो प्रकार होते हैं, एक तो आपका होता है सक्रिय खेल, दूसरा आपका होता है मनोरंजन एवं असक्रिय खेल, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सक्रिय खेल के बारे में। सक्रिय खेल कौन सा होता है कि यानी सक्रिय खेल वह खेल है जिसमें बालक को आनंद स्वयं अपनी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप आता है। कहने का मतलब सक्रिय खेल वही है जब बच्चा अपनी क्रिया करके खेलता है, ठीक है ना, यानी जिस प्रकार से बालक को आनंद स्वयं अपनी यानी क्रिया, जब बच्चा स्वयं क्रिया करता है उसके परिणाम उसका परिणाम मिलता है, यानी परिणाम स्वरूप उसको यानी क्या है परिणाम स्वरूप आता है, ठीक है। बालक खेलों के माध्यम से आनंद पाते हैं यानी जब बालक सक्रिय खेल खेलता है तो उस खेल के माध्यम से बालक है वो आनंद प्राप्त करते हैं, आनंद की सहानुभूति करते हैं, अनुभूति प्राप्त करते हैं। अतः अधिकांशतः सक्रिय खेल खेलना पसंद करते हैं, किंतु इन खेलों के कुछ तथ्य प्रभावित करते हैं, जैसे यानी इस जो खेल होते हैं इन खेलों के जो तथ्य कुछ जो इनको प्रभावित करते हैं, और बच्चे होते हैं उनको ज़्यादातर खेल है वो सक्रिय खेल खेलना पसंद होता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए एक नंबर आपका है कि सक्रिय खेलों में साथियों की आवश्यकता पड़ती है। अगर कोई बच्चा सक्रिय खेल खेलेगा तो अकेला कितनी देर तक खेल सकता है, उसको किसी न किसी साथी की आवश्यकता है वो ज़रूर पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में दूसरा आपका है कि लड़कियां लड़कों की तुलना में कम सक्रिय खेल खेलना पसंद करती है, ये सक्रिय खेल खेलना कम पसंद करती है। उसके बाद में है तीसरा कि सक्रिय खेलों का बालक के स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। कहने का मतलब अगर बच्चा सक्रिय खेल खेलेगा तो उसका जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल यानी सही रहेगा, ठीक है। इसमें सीधा सा यही है स्वास्थ्य बालक यानी स्वस्थ बालक, यहाँ पे आपको करना है स्वस्थ बालक अधिक सक्रिय खेल खेलना पसंद करते हैं। दुर्बल एवं बीमार बच्चों की तुलना में स्वस्थ बालक अधिक सक्रिय खेलों द्वारा संतुष्टि प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब अगर बालक संतुष्ट प्राप्त कब करेगा, अगर बालक सही है, उसका शरीर सही है, हष्ट पुष्ट है, तो वो सक्रिय खेल खेलना पसंद करेगा, और सक्रिय खेल अगर बच्चा खेलेगा तो उसका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए बालक 4 नंबर आपका क्या है कि बालक का वातावरण भी सक्रिय खेल के प्रकार को प्रभावित करता है, यानी जो बालक का वातावरण है वो भी उसके सक्रिय खेल को बहुत प्रभावित करता है, उसका वातावरण किस प्रकार का है, ठीक है ना। उसके बाद में 5 नंबर है कि सक्रिय खेलों को बालकों की बुद्धिमत्ता, यानी सक्रिय खेल है वो बालकों की बुद्धिमत्ता भी प्रभावित करती हैं, यानी उसकी जो बुद्धि है उसके अंदर भी, यानी जो अगर बच्चा सक्रिय खेल खेलेगा तो उसके अंदर बात आपको वही आ रही है कि बच्चा अगर सक्रिय खेल खेलेगा तो उसके अंदर बालक की जो बुद्धि है उसका भी विकास होगा, यानी शारीरिक विकास के साथ में उसकी बुद्धि का विकास भी होगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए अधिकांशतः यह खेल उपकरणों के बिना नहीं खेले जाते, यानी कहने का मतलब अगर बच्चों सक्रिय खेल खेलेगा तो बेंग अंदर बेन कोई ना कोई साधन जरूर चाहिए वो जेंगे द्वारा वो खेल सके, यानी बिना कोई यानी उपकरण के द्वारा वो खेल को नहीं सके। अतः जिन बच्चों के पास खेल के साधन एवं उपकरण कम होते हैं वह सक्रिय खेल को कम खेलते। कहना मतलब अगर जो बच्चा सक्रिय खेल खेलने का साधन कम है तो वो बच्चों है सक्रिय खेल कम खेलेगा, अगर जो ज़्यादा है वो ज़्यादा खेलेगा, कुछ इस प्रकार से हमारे सामने आता है, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए विभिन्न प्रकार के सक्रिय खेल कौन कौन से हैं। देखिए 1 नंबर आपका है
कल्पनात्मक खेल यानी जरशील्ड के अनुसार 1 वर्ष का बालक अभिनय करना सीख जाता है, यानी वो थोड़ा जानना पहचानना सीख जाता है। जिस वातावरण में वह रहता है उसका बालक के खेलों पर प्रभाव पड़ता है या सीधा प्रभाव पड़ता है, आप बोल सकते हो। यानी जिस वातावरण में वह रहता है, जो बालक जिस वातावरण में रहेगा उसका उस बालक के खेलों पर सीधा प्रभाव पड़ता है तथा उसे बालक अपने खेलों का प्रतिबिंबित करता है। यानी कहना मतलब जिसो कने वातावरण हो वो विषय बच्चों बन जाएगो या विषय वो खेल खेलना वो पसंद है वो करेगो, ठीक है। यानी विषय में स्वभाव है वो हो जाएगो। कल्पनात्मक खेलों में परिवार को खेलों में उतारना, माता पिता बच्चों के संबंध कल्पित गुड़िया घर से स्थापित करना आदि का दृश्य प्रस्तुत करता है। कहना मतलब इन प्रकार का अगर बच्चों सक्रिय खेल खेलेगो तो उसको स्वास्थ्य में भी बहुत ज़्यादा मतलब बढ़िया रहेगो और वो बढ़िया तरीके प्रदर्शन है वो कर सके। सीधी सी बात यही है। तो इन थे नोट कर लो, आगे और आप कर लें। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों आगे देख लीजिए। आगे हमारा 2 नंबर है कि संग्रहात्मक खेल, यानी इसके अंदर क्या होता है, जैसे बालक वातावरण से अधिक प्रभावित होता है, यानी वातावरण कैसा है उसके अंदर बालक है वो ज़्यादा प्रभावित है वो होता है, ठीक है। वैसे ही उसे उसके आसपास सुंदर आकर्षक वस्तुएं आकर्षित करने लगती है। यानी कहना मतलब वातावरण यानी जो को नज़दीक को वातावरण वो किस प्रकार का है वो सारो देखने मिले है, ठीक है। तथा वह इन्हें संग्रह कर लेना चाहता है। इसी प्रेरणा से जुड़े हैं यह खेल सीपी, पत्थर के चिकने टुकड़े, सिगरेट, चाक आदि बालक एकत्रित करते पाए जाते हैं। कहना मतलब यानी बालक है वो एक इसी प्रकार या ऐसा वातावरण के अंदर खेलना पसंद करो जठे, यानी कुछ ऐसा खेलने की बेन चीज़ें मिल जाए तो वो पत्थर इकट्ठा करके खेल लेगो, या सीपी खेल यानी कोई भी पत्थर का टुकड़ा है या माटी वगैरह वगैरह वो खेलना पसंद है वो करेगो, ठीक है। उसके बाद में कि शारीरिक खेल, इन अंदर क्या है, जिन बालकों में सामाजिक गुण से अधिक शारीरिक क्रियाओं का महत्व होता है उन्हें शारीरिक खेल कहते हैं। कहने का मतलब यानी जिन खेलों में सामाजिक गुणों से अधिक शारीरिक क्रियाओं का महत्व होता है। कहने का मतलब बच्चों है वो शारीरिक विकास का दोगो जब वो बच्चों ज़्यादा खेलेगो, बेंगो शरीर भी हष्ट पुष्ट रहेगो और वो यानी अलग ही दिखो, रोग मुक्त होगो, ठीक है। यानी बेंगो किसी प्रकार का रोग है वो बहुत कम देखने मिलेगो, उन्हें शारीरिक खेल कहते हैं। कहना मतलब यानी जिन गुणों में सामाजिक गुणों से अधिक शारीरिक क्रियाओं का महत्व होता है उन्हें शारीरिक गुण कहते हैं, ठीक है, या शारीरिक खेल कहते हैं। ये खेल वृद्धि, विकास तथा मांसपेशियों के लिए तथा क्रियात्मक विकास के लिए उपयोगी हैं। अब थाने बात को फिर अगर बच्चों यानी सक्रिय खेल खेल लगो तो बेंग अंदर बेंग की है, यानी खेल में वृद्धि यानी बेंग विकास में वृद्धि होगी, बुद्धि में वृद्धि होगी, ठीक है। और तथा मांसपेशी यानी मांसपेशियाँ भी बेंगे वृद्धि हुई खिंचा हो गया, यानी बढ़िया तरीका हो जाएगी, ठीक है। यानी क्रियात्मक यानी सारी क्रिया अगर वो करेगो तो विकास है वो बहुत उपयोगी हो। कहना मतलब अगर सारी क्रिया अगर बालक करने लग रहे तो विकास है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है और उसको अनेक प्रकार के लाभ है वो प्राप्त होने वाले हैं, ठीक है ना। उसको किसी प्रकार का रोग है वो नहीं देखने को मिलेगा। अब आगे देखिए आपका है स्वतंत्र खेल, यानी स्वतंत्र खेल कौन सा होता है, ये खेल वे खेल होते हैं जिनमें बालक कुछ नया सृजन करने का प्रयास करता है, यानी उस पर समय की नियमों की कोई बंदिश नहीं रहती है, यानी इसके अंदर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है। ये खेल उन बालकों के लिए अत्यंत उपयोगी है जो कुछ नया करने का प्रयत्न करते रहते हैं, जैसे गुड्डा गुड़िया का खेल या गुल्ली डंडा, इस प्रकार के खेल वो खेलना पसंद करते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए इसके अंदर आगे क्या है, यानी आगे आपका है कि संगठित खेल कौन से होते हैं, यानी ये खेल समूह में खेले जाते हैं। यानी आपको पता है संगठित खेल यानी ये खेल समूह में खेले जाते हैं, मैदान के अंदर खेले जाने वाले खेल माने जाते हैं, ठीक है ना। यानी ये खेल समूह में खेले जाने वाले खेल कहलाते हैं। बाल्यकाल में यह खेल बालकों में अत्यंत प्रचलित होता है। इन खेल में ज़्यादातर मैदान में खेलने वाले खेल आते हैं, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो या कबड्डी, कुछ इस प्रकार के खेल है वो समूह में संगठित होकर खेले जाते हैं और मैदान के अंदर खेले जाने वाले खेल संगठित खेल है, ठीक है। उसके बाद में मनोरंजन एवं असक्रिय खेल, ये कौन से होते हैं, ये वह खेल हैं जिनमें बालक कम से कम शारीरिक गतिविधियां करके दूसरों की क्रियाओं के
परिणाम स्वरूप आनंद पाते हैं। यह क्रिया क्योंकि बालक के सुखद आनंद की अनुभूति प्रदान करती है, यह भी खेल के अंतर्गत आती है। कहना मतलब ऐसी क्रिया खेल है, बालक बैठे बैठे खेलने लग रही है, कहना मतलब दूसरे को खेलने भी देखना आ रहे तो वो भी एक मनोरंजन या खेल कोई भाग मान लीजिए। ये पहले तो हो गया थारो टेलीविजन देखना, दूसरों कार्टून देखना, तीसरों वीडियो गेम्स देखना या खेलना की बात है। चौथा हो गया संगठित संगीत सुनना, पांचवा हो गया कहानी या कॉमिक्स देखना या कॉमिक्स पढ़ना। उसके बाद में छठा आपका है प्रदर्शन करना या देखना। कुछ इस प्रकार के ये यानी खेल है वो खेले जाते हैं। यानी खेल के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा, जाना, समझा, यानी इसमें आपने अच्छे से हर चीज़ को देखा है, ठीक है। यानी इसमें आप मनोरंजन ऐसे क्रिया खेले हैं, इसके आप इतने से ये है ना, इसके जितने मैंने बताए हैं अच्छा ये याद कर लेना। और इसमें ये कौन से आते हैं ये आप ध्यान से देख लेना कि ऐसे क्रिया खेल यानी वह खेल होता है जो भी बालक है बैठा बैठा देखता है या वीडियो गेम खेलता है या कोई कार्टून वगैरह देखता है, वो सब इसके अंतर्गत आता है। यानी इसके अंदर यानी शारीरिक विकास है वो बहुत कम हो पाता है और बुद्धि का विकास है वो भी कम होता है। बालक का स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, मेन बात ये है, ठीक है ना। यानी बालक का वो चिड़चिड़ हो जाए, वो गुस्सा सबसे ज़्यादा आना, जो वो एक दूसरे से बोलना कम पसंद करो, क्योंकि वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करेगा, क्योंकि टीवी देखना है उसमें उसकी रुचि हो जाएगी, कार्टून देखना, मोबाइल वगैरह, अब छोटे बच्चों को मोबाइल वगैरह दे देते हैं तो उनके अंदर रुचि हो जाती है और वो ये सब देखना पसंद है वो करते हैं, ठीक है ना। उनका शारीरिक विकास है या बौद्धिक जो विकास है वो नहीं होता है, बुद्धि का विकास है वो नहीं हो पाता, इसलिए वो पीछे रह जाते हैं, ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही करेंगे, काफ़ी समय हो गया, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से समझ लेना। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था बाल मनोविज्ञान ये कंप्लीट नहीं हुआ था, मैंने आपको बोला था पार्ट 2 के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा रहा है, तीसरा पार्ट भी हमें करना पड़ेगा, लेकिन मैं तीसरे पार्ट में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। 3 से ज़्यादा पार्ट हम नहीं करेंगे, पार्ट 3 में आपके लिए लेके आ रहा हूँ। पार्ट 3 में हम इसको जो पहला चैप्टर उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। समय ज़्यादा लग रहा है क्योंकि आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि समय ज़्यादा लग रहा है, समय लगेगा लेकिन आपका क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और पेपर के अंदर आप करके भी आओगे, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से लिख लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।